वसवा राजू सिर्फ एक चेहरा था। यदि वो एक बड़ा चेहरा था तो क्या इतना हर्षित खुश हो जाना चाहिए, या आप मानते हैं कि नहीं, अभी जंग बाकी है, अभी लड़ाई बची है, अभी क्लाइमैक्स बचा है? मोबाइल टावर स्थापित की गई तो उससे अंदरूनी क्षेत्र के जो बच्चे हैं बाहर की दुनिया से जुड़ सकता है। आप बहुत उत्साह में हैं, आप कह रहे हैं कि अब सब खत्म होने वाला है। वाद कैसे खत्म होगा सर, इसको लेकर कोई प्लान है? माओवादी संगठन का भी ताकत काफी हद तक कम हो गई है। तो ये जो सफलताएं मिल रही हैं, या माओवादी अगर दबाव में हैं, तो क्या उसकी वजह फोर्स की व्यापक उपलब्धता है? हमें पूरा विश्वास है आने वाला बहुत जल्दी जो सीपीएम माओवादी संगठन का अंत जो होने वाला तो निश्चित रूप से होगा। 4-5 नक्सली मारे गए, उन्होंने कहा शहादत को तो हम स्वीकारते हैं, ये माओवादी आप ले जाओ, छत्तीसगढ़ ले जाए, हमको इसका क्रेडिट नहीं लेना है। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क और पंचायती के इस एपिसोड में एक विशिष्ट मेहमान हैं। चिरपरिचित चेहरे हैं छत्तीसगढ़ की पुलिसिंग के, इसलिए भी चिरपरिचित हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ जिस माओवाद से लड़ रहा है उसके लड़ाई के प्रतिरोध का चेहरा बना हुआ वो शख्स है। उसका नाम है पी सुंदरराज। फ्रेम में आपको नजर आ रहे होंगे। मैं दरअसल कुछ छोटे छोटे सवालों के साथ, जिनकी अपनी एक अहमियत है, जिनकी अपनी एक उनका प्रसंग है, उसको जानने समझने आया हूं कि आखिरकार क्या वाद समाप्त होता है, और ये लड़ाई जिसको लेकर तमाम तरह की पॉलिटिकल चीजें भी जुड़ी हैं, मिलती रही हैं लगातार, उस पॉलिटिक्स से इतर क्या है? फील्ड जो है, जिसको हम बैटल फील्ड कहते हैं, उसकी हकीकत क्या है? संघर्ष अभी और कितना भीषण बचा है, या सब कुछ आसान है, सब कुछ सरल है? और एक चीज ये भी कि पड़ोसी राज्यों से, खासकर तेलंगाना से, क्या समन्वय या सहयोग उतना नहीं मिल रहा है? हर सवाल आपके सामने, जवाब भी आपके सामने, और जाहिर है कि सुंदरराज इतने परिपक्व सध गए हैं कि जवाब वो हमेशा वही देते हैं जो उन्हें देना होता है, सवाल आपका चाहे जैसा हो। सर जी नमस्कार। सर, ये वसवा राजू के मरने से जिस तरीके का हर्षित उल्लिस और एकदम पुलकित सा माहौल है, एक वर्ग, बड़ा वर्ग प्रचार कर रहा है कि अब माओवाद खत्म हो गया, समाप्त हो गया। इस युद्ध के चेहरे हैं आप, पीछे पूरी फोर्स है। क्या ये वाकई में इतना ही उत्साह का विषय है, या अभी संघर्ष बचा है? दिनांक 21 मई 2025 नक्सल विरोध अभियान के इतिहास में काफी एक निर्णायक दिनांक है। उस दिनांक को सुरक्षा बल द्वारा नारायणपुर अबुझमाड़ जंगल क्षेत्र में हुई मुठभेड़ के पश्चात सीपीएम माओवादी संगठन के जो सरगना है, संपूर्ण जो माओवादी संगठन के जो नंबर 1 टॉप कैडर, उनकी जनरल सेक्रेटरी बसवराज उर्फ गंगन्ना का डेड बॉडी और अन्य 26 माओवादी और टोटल 27 माओवादी कैडर के डेड बॉडी को रिकॉर्ड किए गए थे। जैसा माओवादी संगठन द्वारा जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में खुद वो लोग 28 कैडर्स के डेड बॉडी के बारे में स्वीकार किया। उस दिनांक काफी एक निर्णायक दिन इसलिए क्योंकि जिस नेतृत्व कारण से जो पूरा बस्तर इलाका में सीपीएम माओवादी संगठन द्वारा अनेक निर्दोष आदिवासी, ग्रामीण, महिला, बच्चों को आईडी ब्लास्ट के कारण से अलग अलग घटनाक्रम में उनका जान ले लिया है। यदि आंकड़ा के हिसाब से देखा जाए तो मतलब लगभग 2000 से अधिक निर्दोष आदिवासी, ग्रामीण जन का जान माओवादी हिंसा के कारण से चले गए थे। हमारा सैकड़ों संख्या में जो जवानों को शहादत हुई और काफी करोड़ों के शासकीय संपत्ति और प्राइवेट संपत्ति का नुकसान हुआ। क्षेत्र में एक आतंकी वातावरण निर्मित हो गए थे। उन सबके पीछे जो मास्टरमाइंड थे, उन सबके पीछे के जो चेहरे थे, जो बसवराजू को डेड बॉडी रिकवर करने से संपूर्ण जो बस्तर संभाग के अलावा पूरा भारतवर्ष में एक विश्वास अभी आगे सबके मन में, ये नक्सल समस्या का अंत काफी निकट और निश्चित रूप से बहुत जल्दी होगा। सर, आप बहुत सधी विज्ञप्ति की भाषा बोल रहे हैं। मेरा बहुत सरल सा सवाल है, मैं सवाल को दोहरा देता हूँ। मैं अब ये जानना चाह रहा हूँ कि वसवा राजू ठीक है, बड़ा नाम था, इस तथ्य के साथ कि नक्सलियों की कॉन्फ्रेंस ही नहीं हो पाई है कि वो नए अपने कैडर को बदलें, वो इधर का उधर, उधर का इधर कर रहे हैं, मगर उनकी कॉन्फ्रेंस, जिसको कांग्रेस कहते हैं, वो नहीं हुई है। शायद अगर आंकड़ा गलत हो तो सुधार दीजिएगा, 16-17 साल। इस बीच में वसवा राजू सिर्फ एक चेहरा था। यदि वो एक बड़ा चेहरा था तो क्या इतना हर्षित खुश हो जाना चाहिए, या आप मानते हैं कि नहीं, अभी जंग बाकी है, अभी लड़ाई बची है, अभी क्लाइमैक्स बचा है? ये आप कल्पना कर सकते हैं जिस संगठन का उनके जो पूरा सरगना है, जो जनरल सेक्रेटरी है, जिसका
माओवादी संगठन का जो टॉप 1 माओवादी कैडर ग्रुप में उसका एक दर्जा है। यदि उनका डेड बॉडी यदि किसी मुठभेड़ को रिकवर करने के पश्चात जो सीपीएम माओवादी संगठन के जो मनोबल के ऊपर क्या असर रहेगा, और दूसरी ओर सुरक्षा बल जिन्होंने लगातार विगत कई वर्षों से ये माओवादी के खिलाफ लड़ाई लड़ते आ रहा, और क्षेत्र की जनता भी जो नक्सलवाद का एक अंत देखना चाहते हैं, उन सबके मनोबल में किस प्रकार का एक स्थिति रहेगा आप खुद कल्पना कर सकते हैं। निश्चित रूप से जो बसवराज जी की मृत्यु के पश्चात पूरा सिक्योरिटी फोर्सेस के मन में ये विश्वास है, आने वाला बहुत जल्दी उस संगठन का समाप्ति हम देख सकते हैं। और अन्य जितना भी उनके जो लीडरशिप जो बचा है, जो माओवादी सीनियर माओवादी कैडर्स का जो यदि गिनती में हम देखेगा, पुलिस ब्यूरो मेंबर्स में गणपति है, देवजी है, सोनू है और एक भास्कर है, अन्य जैसा 8-10 जो सेंट्रल कमेटी मेंबर्स है, सबके पास अभी मात्र एक ही विकल्प बचा है, हिंसा छोड़कर समाज के मुख्यधारा में शामिल होने के उद्देश्य से आकर सरेंडर करे। अन्य तो उनकी अंत भी ऐसे ही होगा जैसा बसवराज जी के साथ हुआ। अभी वक्त रहते हुए उनके निर्णय लेना चाहिए, हिंसा छोड़कर आकर सरेंडर करे। बाकी डिविजनल कमेटी मेंबर से लेकर एरिया कमेटी मेंबर, पीएलजी कैडर्स और नीचे लेवल का उनका बेस कैडर के पास भी मात्र यही विकल्प बचा है, उसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए पूरा देश में जैसा भी एक माहौल देखने के लिए मिल रहा था, जो माओवादी संगठन का अंत होने का विषय को लेकर सबके मन में विश्वास है, ये विश्वास सही है और इस विश्वास के आधार पर आने वाले समय में हम और मजबूती से काम करेंगे, ताकि संपूर्ण भारतवर्ष में और बस्तर इलाके में खासतौर पर हम नक्सल गतिविधि को अंत तक ले आने का हम एक जो कार्य योजना बनाए उसमें हम सफल होते नजर आ रहा। साहित्य के और लिटरेचर के बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी लोगों ने कहा है कि वाद एक ऐसा विषय होता है, विचारधारा वो समाप्त नहीं होती। आप स्वरूप बदल बदल के वो आती है। अगर आप उसकी सावधानी नहीं रखेंगे तो वो किसी मच्छर की तरह है जो अपने आप को बार बार प्रतिजैविक करता है और बेहतर तरीके से आता है। वो किसी खरपतवार की तरह होता है कि अगर आपने अपने खेती करने का तरीका नहीं बदला तो वो फिर उपजेगी और ज्यादा विकराल रूप में उपजेगी। नक्सलवाद को लेकर ये जो एक बात, आप बहुत उत्साह में हैं, आप कह रहे हैं कि अब सब खत्म होने वाला है। वाद कैसे खत्म होगा सर, इसको लेकर कोई प्लान है? तब वर्ष 2004 में पीपल वॉर ग्रुप और एमसीसी दोनों मिलकर सीपीएम माओवादी संगठन का गठन हुआ। उस समय हो सकता है जो माओवादी संगठन का एक सपना रहा होगा, संपूर्ण भारतवर्ष में एक कॉरिडोर का स्थापना करने का। बाद में कुछ समय तक ये सीधी भी निर्मित हो गए थे, जो नेपाल के पशुपति से लेकर नीचे आंध्र प्रदेश के तिरुपति तक कहीं ना कहीं माओवादियों का जो आधार क्षेत्र काफी मजबूत नजर आ रहे थे। उस समय इन लोगों के मन में भी ये बात आया होगा, हम पूरा भारतवर्ष में अपना एक बेस इलाका को बढ़ा सकता है, एक कॉरिडोर एस्टेब्लिश कर सकता है। लेकिन जिस तरीके से विगत 2-3 साल से हमको जो माओवादी संगठन के खिलाफ जो कार्रवाई का जो परिणाम नजर आ रहा है, उससे पूरा क्षेत्र की जनता के मन में ये विश्वास आ गया, मतलब और जैसा सुरक्षा बल में भी और शासन में भी ये बात स्पष्ट हो रहा है, आने वाला बहुत जल्दी ये नक्सल गतिविधि का जो आर्म्ड जो नक्सल कैडर्स का जो अंत निश्चित रूप से होगा, और उनके कारण से जो होने वाला हिंसात्मक गतिविधि में भी काफी हद तक नियंत्रण हो सकता है और कंट्रोल हो सकता है और समाप्ति भी हो सकता है। लेकिन जैसा अन्य जो विचारधारा का बात है, जैसा अभी भी जैसा देश के अंतर्गत मतलब जो पॉलिटिकल जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से अलग अलग विचारधारा को लेकर अभी जनता के बीच में जाते हैं, उसी प्रकार का जो विचारधारा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में सेटअप में जो स्वीकार योग्य है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन उनके लिए एक प्रोटेक्शन भी रहता है, उसी के तहत वो लोग अपना आगे जनता से संपर्क कर सकता, काम कर सकता। लेकिन हिंसा का कोई स्थान जो किसी प्रकार का कोई डेमोक्रेटिक सेटअप में नहीं हो सकता। इसी विषय को लेकर शासन ने काफी स्पष्ट रूप से जो सबको एक संदेश भी दिया था, उसी संदेश के तहत जो क्षेत्र की जनता की इच्छा अनुरूप हम काम कर रहे हैं, और ये संकल्प अभी आने वाला बहुत जल्दी जो पूर्ण रूप से मैदान में क्रियान्वयन होने का पूरा संभावना भी नजर आ रहा है। आप जिस समय आए थे उस समय जो वृहद रूप था इनका, बहुत जगह जो इनकी पैठ थी, ये गजब का संयोग था कि इधर आपका आना हुआ, इधर फोर्स का बढ़ना हुआ, अलग जगहों पे फोर्स है। कहीं किसी सीनियर रिपोर्टर ने लिखा भी, कहा भी गया कई जगहों पे कि जितनी कश्मीर में फोर्स नहीं है उससे ज़्यादा बस्तर में फोर्स है। तो ये जो सफलताएं मिल रही हैं, या माओवादी अगर दबाव में हैं तो क्या उसकी वजह फोर्स की व्यापक उपलब्धता है, डीआरजी है जो उन्हीं के बीच से निकला और आपने उनको खड़ा कर दिया उनके खिलाफ कि अब आप काम करिए, या कुछ तकनीक भी है? प्रतिबंधित एवं गैर कानूनी सीपीएम माओवादी संगठन के खिलाफ
जो हमारा रणनीति है उसमें कुछ पार्ट को हम सुरक्षात्मक कारण से बोल नहीं सकता, लेकिन कुछ विषय को हम जनता के सामने हमेशा रखते भी है। यदि अभी हमारा रणनीति का जो मेन 4 यदि कंपोनेंट होगा, उसमें सबसे पहले जो एक ऑपरेशनल कंपोनेंट है, दूसरा डेवलपमेंटल कंपोनेंट है, तीसरा कनेक्टिविटी से लेकर हमने काम कर रहा है, चौथा है जो जनता और सुरक्षा बल के बीच का जो संवाद है। इन चारों वर्टिकल्स में लगातार काम होते जा रहा है। यदि उसका अलग-अलग यदि मैं बताना चाहूँगा, ऑपरेशनल फ्रंट है, उसमें जैसा जिस तरीके से जो सिक्योरिटी वैक्यूम इलाका में लगातार नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित करके इलाका में एक सुरक्षित वातावरण निर्मित करने के लिए जो कार्य किए गए थे, खासतौर पर विगत यदि 1.5-2 वर्ष की यदि बात करेंगे तो लगभग 50 के आसपास नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए थे। खासतौर पर उन इलाका जहाँ पर पहले माओवादी अपना उसका आधार क्षेत्र के रूप में इसको मानते हैं, जैसा कोर एरिया जो बोलते हैं अंग्रेजी में, और जैसा इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर एरिया या इंटर स्टेट बॉर्डर एरिया या ऐसा कोई कठिन भौगोलिक परिस्थिति इलाका है जिसको माओवादी अपना एक बेस इलाका मानते थे। उन इलाकों में हमने नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित किया, उसी कारण से उनका बेस काफ़ी हद तक टूट गई है, नया भर्ती नहीं हो पा रहा है और उनकी खिलाफ इफेक्टिव तरीके से हम ऑपरेशन लॉन्च कर पाए थे। उसमें खास तौर पर यदि स्पेशल फोर्सेस की यदि हम बात करेंगे, डीआरजी, बस्तर फाइटर्स, एसटीएफ और जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, छत्तीसगढ़ आर्म पुलिस, इस टाइप का तमाम सुरक्षा बल आपसी एक तालमेल के साथ बेहतर काम किया, उसके परिणाम भी सबके सामने है। और दूसरा जो हमारा जो फ्रंट है, डेवलपमेंटल फ्रंट है, उसमें जैसा-जैसा हम कैंप स्थापित करते गए, उन इलाका में भी विकास कार्य के लिए गति मिला है। जैसा हमारा प्रत्येक सुरक्षा कैंप अपने आप में एक समग्रित विकास केंद्र के रूप में काम करते हुए ना सिर्फ एक सिक्योरिटी कैंप रह गए, एक सुविधा केंद्र भी रूप में भी काम करते थे। जैसा कैंप लगने के बाद सड़क, पुल, पुलिया निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाते थे। उसके साथ-साथ जो आपके मूलभूत सुविधाएँ जैसा आंगनवाड़ी से लेकर रेशन दुकान, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जो शिक्षा का जो सुविधा है और जैसा लाइक बैंकिंग नेटवर्क भी धीरे-धीरे उन इलाकों में एस्टेब्लिश हो रहा है। इस प्रकार का जो मूल जो बेसिक एक इम्यूनिटी होना चाहिए क्षेत्र की जनता को, कहीं न कहीं वो प्राप्त होना शुरू हो गए थे। ये डेवलपमेंट फ्रंट में काफ़ी एक अच्छा कार्य इस संबंध में हुआ। शासन का नियत निराधार कार्य योजना भी है, उसे भी काफ़ी बेहतर क्रियान्वयन की जा रही है। जो तीसरा फ्रंट है, जो कनेक्टिविटी फ्रंट है, क्योंकि देखा जाए तो एक कॉन्स्पिरेसी के तहत इतना वर्षों से सीपी माओवादी संगठन द्वारा बस्तर क्षेत्र को और अन्य जो नक्सल प्रभावित इलाकों को भी जो बाहर की दुनिया से संपर्क वंचित करके रखा है, सड़क को तोड़ देते, पुलिया को उड़ा देते और नया कोई कनेक्टिविटी नहीं आना देते थे और जैसा इलेक्ट्रिसिटी टावर्स तक वो लोग गिरा दिया गया आईडी ब्लास्ट के माध्यम से और मोबाइल टावर्स लगाने के लिए नहीं देते थे। लेकिन अभी जैसा-जैसा परिस्थिति बदलते जा रहा है, नवीन सुरक्षा कैंप लगने के साथ-साथ उन इलाका में भी जैसा पुल पुलिया निर्माण कार्य के साथ सड़क का काम भी की जा रही है। साथ-साथ मोबाइल कनेक्टिविटी के हिसाब से काफ़ी संख्या में जो मोबाइल टावर्स स्थापित किए गए थे, उससे अंदरूनी क्षेत्र के जो बच्चे हैं, बाहर की दुनिया से जुड़ सकता है। बाहर की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, जैसा आप लोग भी लगातार जैसे देश दुनिया की खबर को सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से क्षेत्र की जनता तक पहुँचाना चाहते हैं। लेकिन पहले वो लोग वो रीच उन तक नहीं पहुँच पा रहे थे। अभी कहीं न कहीं उन तक ये रीच भी बढ़ते जा रहा है। इसी कारण से मतलब एक खुद अपना विषय को निर्णय लेने का भी क्षमता उनमें बढ़ता जा रहा है। जैसा शिक्षा का भी यदि क्षेत्र में यदि हम बात करें तो मतलब अंदर के क्षेत्र के बच्चे भी लेके डिजिटल कनेक्टिविटी के माध्यम से कई चीज़ को सीखने के लिए उनका अवसर मिल रहा है। और साथ-साथ जो पहले सिर्फ प्राथमिक शिक्षा तक सीमित हो जाते या उससे भी वंचित हो जाते, वो आज की डेट में मतलब अपना ब्लॉक मुख्यालय, जिला मुख्यालय तक जाकर जो बेटर एजुकेशन फैसिलिटी को प्राप्त हासिल करने के लिए भी उनके पास एक अपॉर्चुनिटी मिल जाते। इन सब कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट तहत हम करते। चौथा और आखिरी जो विषय मैं बोलना चाहूँगा, एक कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम है। क्षेत्र की जनता के बीच में हमारा संबंध को मजबूत और मधुर करने के लिए जो काम लगातार हमने कर रहे थे, उसमें पहले नक्सली ने एक नैरेटिव सेट करके रखे थे सुरक्षा बल के संबंध में, शासन प्रशासन के संबंध में एक नेगेटिव नैरेटिव सेट करके रखे थे। उसको बदलने के लिए, सही विषय को जनता तक पहुंचाने के लिए हमारा अलग-अलग जो कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स होते हैं, जो अलग-अलग क्षेत्र में, जिस स्थानीय बोली में इसका नाम भी दी जाती थे, लेकिन उसके मुख्य विषय थे जैसे मेडिकल कैंप्स के माध्यम से, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के माध्यम से, अन्य जितना भी जो हमारा संपर्क जो गतिविधि होते हैं, उसके माध्यम से अभी क्षेत्र की जनता और सुरक्षा बल के बीच का संबंध काफ़ी मजबूत और मधुर हुआ। उसके माध्यम से जनता अपना प्रशासन और शासन तक भी विषय को पहुंचाने के लिए पुलिस एक
और सिक्योरिटी कैंप्स एक सेतु के रूप में, एक ब्रिज के रूप में भी काम कर रहे थे। जैसा अभी हाल फिलहाल में यदि बस्तर ओलंपिक्स की यदि हम बात करेंगे, लगभग 1,65,000 का स्थानीय युवा युवती उसमें शामिल हुआ अलग अलग लेवल पर, जैसा ग्राम लेवल से लेकर ब्लॉक लेवल, जिला लेवल से अंत में जो संभाग लेवल में जो उसका समापन हुआ। साथ साथ जो बस्तर पनडुब्बी का कार्यक्रम भी अभी हाल फिलहाल में आयोजित हुआ, उसमें भी काफ़ी अच्छा एक पार्टिसिपेशन हमको देखने के लिए मिला। इस प्रकार हमारा जो चारों फ्रंट में जो काम हुआ, उससे लेकर हमने कहीं न कहीं मतलब जो इस समस्या को एड्रेस करने के लिए जो रणनीति बनाया, वो बेहतर क्रियान्वयन होते हुए नज़र आ रहा है। वसवा राजू के पकड़ाने को लेकर क्या वसवा राजू दिखे नक्सलियों की जो विज्ञप्ति आई वो बड़ी आ, सीधी सफाई वाली विज्ञप्ति थी, सीधी बातें थी उसमें। उन्होंने कहा कि भाई आप जिन मरने वालों के नाम बता रहे हो आप गलत बता रहे हो, सही नाम ये है, जिसको आप मरा बताए वो जिंदा है। वसवा राजू को फोर्स पहुंच जाती है, वसवा राजू मारा जाता है, उसकी सुरक्षा कम थी ये भी उन्होंने स्वीकारा। तो वसवा राजू के पकड़ाने की कुछ कथा बताना चाहेंगे आप कि कैसे सफलता कैसे मिल गई? क्या उनके बीच, जैसा वो कह रहे हैं कि 6 गद्दार थे, जिनको वो गद्दार कह रहे हैं, जो आपके सहयोगी, जो कुछ उसमें से बाद में मीडिया के सामने भी आए, क्या उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी या कुछ और नाम देंगे इसको? जैसा कोई भी ऑपरेशनल विषय को लेकर हम बहुत ज़्यादा विषय को खुलासा नहीं कर सकता। ये जो हमारा एक सिक्योरिटी एसओपी भी होते हैं और साथ-साथ जो इस अभियान में संबंधित अनेक लोग का जो सुरक्षा संबंधित जो विषय भी होते हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा विषय को खुलासा नहीं कर सकता। लेकिन ये बात सही है, जैसा सीपीएम मोदी संगठन का सरगना बसवराज जो मारे जाने के बाद सभी के मन में क्यूरियोसिटी है, ये अभियान कैसा हुआ? ये इतना बड़ी सफलता सुरक्षा बल को कैसा हासिल हुआ करके, इससे सभी के मन में क्यूरियोसिटी है। इसमें हम सिर्फ 2-3 विषय को बताना चाहूँगा। वर्तमान में जितना भी अभियान संचालित हो रहा है, इसमें काफ़ी स्पेसिफिक आसूचना हम आधारित अभियान संचालित हो रहा है, जिसके अभियान के परिणाम भी काफ़ी सकारात्मक हमको देखने के लिए मिल रहा है। वर्ष यदि 2024 और 25 का बात करेंगे तो सिर्फ ये 16-17 महीने में हमने 400 से अधिक माओवादी कैडर के डेड बॉडी अलग-अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे। उनमें से जैसा सीपीएम मोदी संगठन का जनरल सेक्रेटरी से लेकर जैसा गरियाबंद में सीपीएम मोदी संगठन का सेंट्रल कमेटी मेंबर चलपति के डेड बॉडी भी थे। भले वो बस्तर रेंज के बाहर दूसरा गरियाबंद जिला में थे, लेकिन जैसे इधर बस्तर रेंज की यदि बात करें तो ऐसा अनेक स्टेट लेवल कमेटी के जो कैडर्स का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। जोगन्ना से लेकर कार्तिक से लेकर भानुमति उर्फ जैसा उसमें रेणुका उर्फ भानुमति का डेड बॉडी, और जैसा तेलंगाना स्टेट कमेटी कैडर का सागर के डेड बॉडी, इस प्रकार का कम से कम 8 से लेकर 10 स्टेट कमेटी लेवल का कैडर और काफ़ी बड़ी संख्या में जो पीएलजीए जो गोरिल्ला कैडर्स है, जिनके कारण से काफ़ी बड़ी-बड़ी वारदात हुआ, उनके डेड बॉडीज़ भी रिकवर किए गए थे और काफ़ी बड़ी संख्या में AK-47 एलएमजी इंसास इस प्रकार हथियार भी बरामद हुए थे। इसलिए हमारा जो आजकल जितना भी ऑपरेशंस है, जो स्पेसिफिक एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, और हम उन कैडर तक पहुँचने की स्थिति में अभी पहुँच गई है, जो पहले उन तक पहुँचने में काफ़ी जो बैरियर्स को हमको क्रॉस करना पड़ते हैं। जैसा यदि सीपीएम मोदी संगठन का सेंट्रल कमेटी या पोलिट ब्यूरो मेंबर या जनरल सेक्रेटरी की बात करेंगे, उनका लगभग 4-5 कॉर्डन हुआ करते थे। पहले जो मिलिशिया लेवल का कॉर्डन हुआ करते थे, उसके बाद फिर एरिया कमेटी, डिविजनल कमेटी, पीएलजे प्लाटून, पीएलजे कंपनी, इस प्रकार का मल्टीपल जो कॉर्डन हुआ करते थे, उन सब कॉर्डन को पार करके हमको उन तक पहुंचाना में, उसके पहले जैसा एक कॉन्स्पिरेसी के तहत मोदी लीडरशिप द्वारा स्थानीय जो कैडर्स को एक ह्यूमन शील्ड के रूप में यूज करते थे। पहले जो आउटर कॉर्डन में जो आमतौर पर आउटर कॉर्डन या मिडिल कॉर्डन तक आमतौर पर जो स्थानीय माओवादी कैडर को सामने करते थे, ताकि मुठभेड़ होते थे वो जैसे सुरक्षा बल के साथ उनके एक्सचेंज ऑफ फायर होते रहते, पीछे से ये टॉप लीडरशिप भाग जाते थे। लेकिन अभी ऐसा परिस्थिति नहीं बन रहा है, क्योंकि स्थानीय माओवादी कैडर भी माओवादियों का जो इस प्रकार का इंटेंशन को देख लिया, समझ लिया, इसलिए कभी भी मुठभेड़ होते उनके रक्षा करने के लिए अपना जान को बलिदान देने के लिए कोई भी स्थानीय माओवादी कैडर आज के डेट में सामने नहीं आ रहा है। इसलिए जो कहीं न कहीं मतलब टॉप लीडरशिप है वो एक्सपोज्ड है, उनके जो बफर जोन है खत्म हो गए थे। इसलिए जो हाल फिलहाल का जो एक्सचेंज ऑफ फायर में हम स्टेट लेवल कमेटी मेंबर, सेंट्रल कमेटी मेंबर, वो उनका जनरल सेक्रेटरी तक पहुंचने में और उनके साथ मुठभेड़ के पश्चात जो उनके डेड बॉडी रिकवर होने की स्थिति में हम पहुंच चुके हैं। और ये ऑपरेशन है काफ़ी नीट एंड क्लीन ऑपरेशन है, काफ़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जीक्यूट की गई ऑपरेशन है। जरूर नक्सल अपने प्रेस विज्ञप्ति में कुछ बात ऐसा इस अभियान के बारे में बोले थे जो सही नहीं है, जो अन्य जो बात उसके बारे में हम जैसा हमेशा उसका जांच भी करते हैं और उसमें कितना सत्यता उसका भी देखते भी है। लेकिन कुछ बात खुद वो लोग स्वीकार भी किया है इस संपूर्ण जो
जैसा मूवमेंट के दौरान जो बसवराज के साथ मात्र 35 जो कैडर थे ऐसा करके, इससे हमको ये भी एक आंकलन लगा सकता है माओवादी संगठन का भी ताकत काफ़ी हद तक कम हो गई है, क्योंकि उनके जनरल सेक्रेटरी तक जो कैडर के पास मात्र यदि 35 कैडर है, आप आकलन कर सकते हैं मतलब उनकी नीचे लेवल के जो और कैडर्स उनके साथ और कितना संख्या कम हो गई होगा, और संपूर्ण जो माओवादी के फॉर्मेशन का जो क्षेत्रफल वैसे भी सिमटते जा रहा है, साथ-साथ उनका संख्या बल भी कम होते जा रहा है। ये भी हम एक विषय इसमें देखने के लिए मिल रहा था, और जैसा खुद हमने 27 माओवादी कैडर की डेड बॉडी बरामद करने के बाद को हमने स्वीकार किया, लेकिन मोदी ने एक और एक्स्ट्रा 28 माओवादी कैडर मारा जाने के बाद को वो लोग अपना प्रेस विज्ञप्ति भी स्वीकार किया। इसलिए जो इस सभी जो 28 कैडर्स उसका प्रोफाइल भी वो लोग जारी किया, इसलिए किसी प्रकार का कोई निर्दोष किसी मारे जाने का कोई सवाल उठते वो भी बिल्कुल आधारहीन है, और उसका बिल्कुल एक फैब्रिकेटेड एलिगेशन है। और इसमें एक विषय को भी ध्यान देने वाला विषय है, जो सीपीएम माओवादी संगठन का जो प्रेस विज्ञप्ति में एक पैराग्राफ उल्लेख किए गए थे, उसमें ये बात लिखा गया था, जो बसवराज ने खुद एक अंतिम संदेश दिया। उनके पास मात्र अभी 2-3 साल की वक्त थे, इसलिए जो आने वाला जो लीडरशिप को, जो आने वाला जो माओवादी कैडर का जो भी उनका नेतृत्व करने वाला जो कैडर्स के पास और ज़्यादा सुरक्षा होना चाहिए, इसलिए खुद अपना सुरक्षा को कम किया करके। लेकिन ये बात सही नहीं थी, मतलब जो पूरा कैडर स्ट्रेंथ काफ़ी हद तक कम हो गए थे, और जैसे कहने के माओवादी संगठन का ये भी एक हिडन एजेंडा थे, ये आंदोलन को लंबा समय तक खींचने का है, क्योंकि एक और वो शांति वार्ता के लिए प्रस्ताव रखा है, दूसरी ओर जो आंदोलन को बहुत लंबा तक खींचने के लिए भी उनका एक हिडन एजेंडा थे, ये भी सामने उजागर होकर सामने आए थे। इस प्रकार जो कई विषय का हम इस प्रेस विज्ञप्ति में देखने के मिलते हैं, लेकिन अंत में मैं इस मुठभेड़ के संबंध में बताना चाहूँगा, काफ़ी एक नीट एंड क्लीन ऑपरेशन संचालित हुआ, और उसका परिणाम काफ़ी अच्छा रहा, और पूरा माओवादी संगठन का काफ़ी बड़ा एक झटका लगा इस अभियान के परिणाम के कारण से, और इससे हमें पूरा विश्वास है आने वाला बहुत जल्दी जो सीपीएम माओवादी संगठन का अंत जो होने वाला था वो निश्चित रूप से होगा। आप एक चीज़ बताइए, अगर मैं ये आपसे पूछूं कि 5 साल पहले ऐसा कितना इलाका था जो नक्सलियों के प्रभाव में था? ऐसा कितना इलाका था जो तब भी नक्सलियों के प्रभाव में नहीं था? और अब नक्सलियों के प्रभाव में कितना इलाका है? कोई परसेंटेज फीसदी बताएंगे? संपूर्ण जो बस्तर क्षेत्र की यदि क्षेत्रफल देखा जाए तो लगभग 40,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाका है, जैसा आमतौर पर हम अपने आपको जो केरला राज्य इसके बड़ा होने का, और इवन कई जो यूरोपियन कंट्री से भी हम क्षेत्रफल से बड़ा है, उसी हिसाब से देखा जाए तो मतलब इस इलाका में जो काफ़ी सिक्योरिटी वैकम क्षेत्र रहा, काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव वैकम क्षेत्र रहा, और कनेक्टिविटी का भी जैसा अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश में बस्तर जो हिस्सा थे उस समय कनेक्टिविटी को लेकर भी काफ़ी कुछ समस्या रहा होगा। उन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए माओवादी द्वारा इस इलाके में अपना आधार क्षेत्र के रूप में डेवलप करने के लिए कोशिश की गई थी, और काफ़ी इलाकों को वो लोग अपना विस्तार में भी लेकर आए थे। जैसे यदि 5 साल पहले की बात करेंगे तो फिर ऐसे अनेक जो इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर एरिया, जैसा हमारा जो बॉर्डर 4 राज्य के साथ लगता है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, लगभग सभी इंटर स्टेट बॉर्डर इलाका में भी उनका काफ़ी इलाका में उनका प्रभाव देखने को मिलते थे। धीरे-धीरे ये क्षेत्रफल कम होते वर्तमान में ऐसे सिर्फ 4-5 पॉकेट्स शेष बच गए, जैसा अबुझमाड़ में कुछ इलाका है, नेशनल पार्क एरिया में कुछ इलाका है, और कुछ इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर इलाका में जैसे छोटे-छोटे ऐसा 4-5 पॉकेट से बच गए थे, जो क्षेत्रफल के हिसाब से हम बोल सकते हो मात्र अभी 10% से कम इलाका जो माओवादियों की गतिविधि हमको नज़र आ रहा है। जैसा उसके भाई मजबूत गढ़ नहीं बोलूँगा, लेकिन उनका गतिविधि कहीं-कहीं नज़र आ रहा है। लेकिन उस इलाका में भी अभी हम फोकस कर काम कर रहा है, ताकि आने वाले समय में जो पूरा बस्तर क्षेत्र में नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से हम समाप्त कर सकता है। जैसा शासन का एक मंशा है, नक्सल मुक्त बस्तर और नक्सल मुक्त भारत, इस संकल्प को लेकर हम मजबूती से एक-एक कदम आगे बढ़ते जा रहा है। लेकिन तेलंगाना जैसे राज्य से गतिरोध की खबरें आती हैं। तेलंगाना में मतलब ओपन सीक्रेट की तरह रहा कि ग्रेहाउंड के 3 जवान शहीद हुए, 4-5 नक्सली मारे गए। उन्होंने कहा, शहादत को तो हम स्वीकारते हैं, ये माओवादी आप ले जाओ, छत्तीसगढ़ ले जाए, हमको इसका क्रेडिट नहीं लेना है। इसके अलावा ये भी खबरें आई कि बड़े टॉप माओवादिस्ट कुछ लीडर पर घेर लिए गए थे, मगर तेलंगाना की राह से निकल गए। कुछ गतिरोध है क्या वहाँ? कोई संवाद में कुछ गड़बड़ी है क्या? प्रत्येक अभियान के पश्चात हमने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके उसका प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से अभियान का क्या कुछ
इंटेंशन रहा और उसका परिणाम क्या कुछ रहा, हम सब चीज़ के बारे में स्पष्ट रूप से उसको बताते हैं और इसके अतिरिक्त किसी अभियान के बारे में मुझे बोलने के लिए कुछ शेष नहीं रहा। लेकिन यदि इंटर-स्टेट कोऑर्डिनेशन की यदि बात करेगा, वर्तमान में हमारा सभी राज्यों के साथ बेहतर तालमेल है, बेहतर कोऑर्डिनेशन है, उसके परिणाम भी मैदान में सबको देखने के लिए मिलते हैं। खास तौर पर अभी चुनाव के समय भी यदि 2023 विधानसभा चुनाव, 2024 का जो जनरल इलेक्शन थे और इसके बाद 2025 में भी जो पंचायत इलेक्शंस हुआ है, सभी तीनों इलेक्शंस में भी काफ़ी जैसा एक अच्छा एक परिणाम हमको देखने मिला, क्योंकि इस दो तीनों इलेक्शन के दौरान नक्सल गतिविधि कहीं कुछ नज़र नहीं आया है। काफ़ी अच्छी तरीके से इंटर-स्टेट कोऑर्डिनेशन के माध्यम से हम सभी प्रोसेस को अच्छी तरीके से संपादित किया और उसके बाद भी जितना भी जो इंटर-स्टेट ऑपरेशंस होते, ये इंटर-स्टेट कोऑर्डिनेशन के बात होते, सप्लाई नेटवर्क के ऊपर कार्य करने के बात होते और इंटेलिजेंस शेयरिंग का भी जो बात होती है, सभी में काफ़ी बेहतर तरीके से अभी काम हो रहे थे। इसलिए जो ना सिर्फ बस्तर इलाके में, पूरा भारतवर्ष में माओवादी के पास अभी ऐसा कोई क्षेत्रफल नहीं बचा जहाँ पर वो अपना आप को एक सुरक्षित महसूस कर सकता है। सभी इलाकों में लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई हो रहा, तो उसका परिणाम लगातार सबके सामने नज़र भी आ रहा है और इसी को लेकर मैं सिर्फ अंत में ये बताना चाहूँगा, जो इंटर-स्टेट कोऑर्डिनेशन वर्तमान में काफ़ी एक अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से संपादित हो रहा था और उसका आउटकम आने वाले समय और भी बेहतर होगा। आखिरी सवाल है मेरा, नक्सलवाद सिमट रहा है, तो क्या ये उद्योगों के आने की आहट है? और उद्योगों के आने से, जैसा मैंने शुरू में आपसे पूछा था, कि वाद समाप्त नहीं होता है, वाद लौटता है, विकसित होकर लौटता है। उद्योग अगर आते हैं तो क्या कोई सावधानी रखी जानी चाहिए कि ये वाद न लौटे? बस्तर क्षेत्र में नक्सल गतिविधि समाप्त होने के बाद इलाका का विकास किस तरीके से होना है, क्षेत्र की जनता की मंशालोप शासन उस पर उचित निर्णय लेगा और लगातार जैसे क्षेत्र की जनता से शासन संवाद भी कर रहे थे। हाल फिलहाल में एक वर्कशॉप भी जबलपुर में हुआ था, जिसमें सभी सेक्टर्स में किस तरीके से आगे हमको काम करना चाहिए करके शासन ने क्षेत्र के अलग अलग स्टेक होल्डर से, इधर का जनता जनप्रतिनिधि से भी संवाद की गई थी और उस हिसाब से आने वाले समय एक ब्लूप्रिंट होगा और मुझे पूरा विश्वास है ये जो ब्लूप्रिंट है क्षेत्र की जनता की मंशा अनुरूप, उनकी इच्छा अनुरूप ही होगा। और जैसा बस्तर क्षेत्र में काफ़ी और संभावना है, जैसा इको टूरिज्म है और हेरिटेज टूरिज्म है और जैसा इधर के जो प्राकृतिक सौंदर्यता उसको लेकर जिस तरीके से स्थानीय युवाओं को एक रोजगार का अवसर प्रदान कर सकता है। ये जरूरी नहीं है मतलब सिर्फ जैसा बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के माध्यम से, वो भी जैसा आवश्यकता होगा शासन उसमें जिस क्षेत्र की जनता के इच्छा अनुरूप निर्णय लेगा, लेकिन इसके अतिरिक्त भी काफ़ी संभावना है जिसमें अनेक जैसा स्थानीय युवा युवती को रोजगार का अवसर मिलेगा और एक इको फ्रेंडली जो इंडस्ट्री भी एस्टेब्लिश हो सकता है, उसके लिए काफ़ी कुछ इसका पॉसिबिलिटी भी नज़र आ रहे थे और क्षेत्र की जनता का इच्छा इसके एक बेस लाइन बनेगा, उसी अनुरूप शासन उचित निर्णय होगा। और जैसा हमें ऐसा कोई परिस्थिति नजर नहीं आया तो आने वाले समय में नक्सल गतिविधि को रिसर्जेंस होने का, क्योंकि क्षेत्र की जनता मन बना चुकी है, इधर का जन जन के मन में यही बात है, नक्सलवाद से किसी को कुछ मिला नहीं है, उल्टा पूरा जैसा 2 पीढ़ी पीछे चले गए थे, मतलब जैसे विकास कार्य से लेकर या एक जिस तरीके से मतलब समाज आगे बढ़ना चाहिए, नक्सल गतिविधि कारण से 2 पीढ़ी का काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। कहीं न कहीं मतलब यदि आप दूसरे शहरों के जैसा बॉम्बे, बेंगलुरु या लखनऊ या अन्य जो महानगरों का बच्चे जिस तरीके से उनका अपॉर्चुनिटी है, उसकी तुलना में यदि हम बस्तर क्षेत्र के बच्चे से करेगा, उनके भी पूरा अधिकार है, उनका भी उतना अच्छी शिक्षा मिलने का अधिकार है, इधर के क्षेत्र की जनता को भी अच्छे स्वास्थ्य मिलने का, स्वास्थ्य सर्विसेज मिलने का उनका भी पूरा अधिकार है। लेकिन वो किस तरीके से अपने क्षेत्र को आगे ले जाना चाहते हैं, उनका संपूर्ण मर्जी क्षेत्र की जनता को होगा, लेकिन उनका अधिकार को कोई रोक नहीं सकता। इसी हिसाब से शासन अपना उचित निर्णय समय समय पर क्षेत्र की जनता के मंशानुरूप करते आएगा और मुझे पूरा विश्वास है जो नक्सल जो आर्म्ड कैडर्स का जो गतिविधि में भी समाप्ति होगा और नक्सल को जो हिंसात्मक विचारधारा में भी अंत होगा, उसका भी समाप्ति होगा, क्योंकि पूर्व में भी बस्तर क्षेत्र का जल जंगल जमीन को रक्षा करने के लिए खुद के क्षेत्र की जनता को तरीके साम नजर आते, वो लोग उसी तरीके से इतना वर्षों से बस्तर क्षेत्र के जल जमीन जंगल को बचा कर आया है। कई जो ब्रिटिश समय में भी उसके कैसा बचाना चाहिए उस तरीके से वो लोग बचाए थे और आने वाला समय भी क्षेत्र की जनता सक्षम है, उसके लिए बाहर का कोई ताकत का आवश्यकता नहीं होगा। जैसे इसके लिए कोई जो नक्सल जो गतिविधि का सहारा लेने का कोई आवश्यकता नहीं होगा। क्षेत्र की जनता इसमें काफ़ी स्पष्ट है, उनके एक विचार है, वो खुद सक्षम भी है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है आने वाला समय बस्तर क्षेत्र में, बस्तर क्षेत्र एक शांति की
टापू जैसा, जो पहले जैसा था वैसे दोबारा नजर आएगा और इधर के क्षेत्र की जनता अपना इच्छा अनुसार एक स्वतंत्र और शांतिपूर्ण जीवन जीने का पूरा उनका हक है, उस हक को प्राप्त करके रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने व्यस्ततम समय में से समय दिया। धन्यवाद। ये थे सुंदरराज, बस्तर रेंज के आईजी, जिन्हें लेकर ये कहा जाता है कि जिस समय ये बतौर आईजी बस्तर आए, बहुत संघर्ष की स्थितियां थी और एक त्रयी या त्रिवेणी कहिए उसको, विश्वास, विकास, सुरक्षा, शायद क्रम में गड़बड़ हो सकता है, पहले सुरक्षा, फिर विकास, फिर विश्वास, ऐसा कुछ था ना वो? अभी देखा जाए तो उसपे 5 कंपोनेंट है, विश्वास, विकास, सुरक्षा, सेवा और न्याय भी है, ताकि उन सब 5 जो तंत्र है, पंचतंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहा हूँ, निश्चित रूप से उसका परिणाम काफ़ी अच्छा रहेगा। तो त्रिवेणी से अब पंचतंत्र की ओर बस्तर पुलिस है। ये त्रिवेणी से शुरू हुआ सफर पंचतंत्र तक आया है और बस्तर आईजी के रूप में सुंदरराज लगातार त्रिवेणी के भी साथ रहे, उन्होंने संरचना की, पंचतंत्र के भी साथ रहे हैं और संरचना की है। कुछ सवाल थे जिन सवालों के बारे में आपको शुरू में बताया था, उन्हीं सवालों पर बातचीत थी और जैसा मैंने आपको शुरू में कहा कि सुंदरराज परिपक्व हो गए हैं, सध गए हैं। वो कई बार बड़ी टिपिकल भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम अक्सर प्रेस विज्ञप्ति की भाषा कहते हैं। मैंने ये भी कहा था कि वो वही कहेंगे जो उन्हें कहना है, मगर इन सब के बावजूद जो भी जवाब उन्होंने दिए हैं, उन जवाबों में भी कुछ संकेत हैं। अगर आप उन्हें गौर से सुने और समझेंगे तो उसकी ध्वनि दूर तक जाएगी। इसके लिए आप इंटरव्यू देख लीजिएगा, अलग से उसका परिमार्जन और विस्तार मैं नहीं दूंगा। हाँ, ये प्रश्न जो है कि वाद समाप्त नहीं होता है, वाद जीवित रहता है। वाद को समाप्त करना है तो उस विषय वस्तु के लिए जो, यदि वाद कोई खरपतवार है, वाद यदि कोई मच्छर है, तो उस गंदगी को समाप्त करना होगा कि मच्छर ना आए। खरपतवार को पूरी तरीके से नष्ट करने के लिए खेत की प्रक्रिया बदलनी पड़ेगी। देखना होगा कि ये जो माओवाद को समाप्त करने की बातें हैं और जो विषय है, ये वापस तो नहीं लौटेगा, क्योंकि मैं नहीं, मैंने पढ़ा है, कई बौद्धिक विचारों में पढ़ा है, वाद कभी समाप्त नहीं होता है। अगली बार किसी नई शख्सियत के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए प्रणाम। नमस्कार।